हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम से आपको मालूम है हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। इसमें हम स्टडी किए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी को इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। टू फैक्टर्स वी ऑलरेडी अंडरस्टूड, नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, एंड नंबर 2 टेम्परेचर। तो अब हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर over the solubility of a gas in a liquid solvent। तो क्या स्टडी करेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर over the solubility of a gas in a liquid solvent। And student, this is also known as Henry's law, given in the year of 1803। तो याद रखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये जो प्रेशर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर इफेक्ट करता है। तो इसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, दिस इज आल्सो नोन एज हेनरीज लॉ। तो इन अदर वर्ड्स आप ये समझ सकते हैं कि हम हेनरीज लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पॉइंट आप एडवांस में याद रखिएगा, गैस का जितना हायर प्रेशर होता है उतनी ज्यादा क्वांटिटी में गैस को गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर। यही मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा। तो मैंने आपके सामने एडवांस में एक स्टेटमेंट रखा कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर डिसॉल्व कर पाएंगे। यानी कि हायर द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड सॉल्वेंट, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ गैस dissolved in that solvent at a given temperature। यही स्टूडेंट हम यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखते हैं। तो मैंने अभी आपसे ये कहा, हायर द प्रेशर ऑफ अ गैस हायर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो मैं होप करता हूं आप एक्चुअल स्टेटमेंट से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे और सभी बोर्ड पे देखेगा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। स्टूडेंट, स्टेटमेंट हम बात भी करेंगे। ये हमारी 2 डायग्राम्स हैं। हम दोनों डायग्राम के ऊपर 1 by 1 फोकस करेंगे टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। तो स्टेटमेंट हम उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ये जो स्टूडेंट मैंने लेवल ड्रा किया है ना, इससे नीचे नीचे सारा सॉल्यूशन है। ये हमने लिखा है सॉल्यूशन। इस पॉइंट से नीचे कंटेनर में सॉल्यूशन है और इस पॉइंट से ऊपर हमने गैस ली है एट लोअर प्रेशर। और ये स्टूडेंट हमने ऊपर पिस्टन यूज किया है। और आपको मालूम है पिस्टन एक ऐसी डिवाइस है
जिसको यूज करके आप प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बाद में स्टडी करते हैं कैसे। तो दिस इज कंटेनर। कंटेनर में इस पार्ट से नीचे नीचे सॉल्यूशन और कंटेनर के इस पार्ट से ऊपर ऊपर गैस एट लोअर प्रेशर। और ये भी अज्यूम करें कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या मीनिंग है स्टूडेंट इसका इक्विलिब्रियम का यहां, कि जितना गैस स्टूडेंट यहां जितना गैस डिसॉल्व हो रहा है अपर पार्ट ऑफ द कंटेनर से सॉल्यूशन में, उतना ही इक्वल क्वांटिटी ऑफ गैस सॉल्यूशन से इवेपोरेट होके वापस आ रहा है इन दिस पार्ट ऑफ द कंटेनर। तो लेट अस सपोज आई से दैट दिस फर्स्ट कंटेनर में जो सॉल्यूशन और गैस है दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि अपर पार्ट से जितना भी गैस का क्वांटिटी सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है उतना ही इक्वल क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड गैस सॉल्यूशन से कहां आ रहा है, कंटेनर में आ रहा है। इट मींस दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये एक एक्टिविटी मैंने आपको बताई। तो इस कंटेनर में क्या हो रहा है, अपर पार्ट ऑफ द कंटेनर से गैस एंटर कर रही है सॉल्यूशन में, जाने की गैस का डिसोल्यूशन हो रहा है। और लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर से क्या हो रहा है, डिसॉल्व्ड गैस सॉल्यूशन से एवापोरेट होके वापस अपर पार्ट ऑफ द कंटेनर में आ रही है। एंड लेट अस सपोज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से स्टूडेंट बोर्ड पे देखिएगा। अब मैं ये जो पिस्टन है इसको होल्ड करता हूं और पिस्टन को होल्ड करके इसको नीचे की तरफ पुश करता हूं। स्टूडेंट आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा यहां, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन स्टूडेंट ये एरो देखिए, मैं इस पिस्टन को यहां से इस पिस्टन को पकड़ करना होल्ड करके इस पिस्टन को स्लोली 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 कंटेनर में नीचे 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 पुश करता हूं। क्या होगा, क्या आपको नहीं लगता कि कंटेनर के अंदर जो गैस होगी वो कंप्रेस होती जाएगी? देख लीजिए यहां पे गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है और यहां पे गैस का वॉल्यूम काफी कम है, क्योंकि यहां पे हमने पिस्टन को डाउनवर्ड पुश किया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से गैस कंप्रेस होती गई। गैस जब कंप्रेस होगी तो गैस का कम होता जाएगा वॉल्यूम, जाने की गैस का बढ़ता जाएगा प्रेशर। तो मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इस एपरेटस के कंपैरिजन में इस एपरेटस में जो गैस है दैट इज एट हायर प्रेशर, क्योंकि यहां पे हमने पिस्टन को यूज किया, यहां पे हमने पिस्टन को डाउनवर्ड पुश किया। डाउनवर्ड पुश होने से पिस्टन ने गैस को कंप्रेस किया टू अ स्मॉल वॉल्यूम। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गैस का काफी हाई हो गया प्रेशर। इससे क्या होगा, नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, I repeat, number of molecules of the gas striking with the surface of the solution increase हो जाएंगे, क्योंकि गैस का प्रेशर बढ़ गया। गैस का प्रेशर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के जो सॉल्यूशन के सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल स्टार्ट एंटरिंग इन द सॉल्यूशन। और इस तरह गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता जाएगा। तो हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जैसे गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस कंप्रेस होगी, गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा और ग्रेटर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे सॉल्यूशन के सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ग्रेटर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन। और जो जो मॉलिक्यूल्स गैस के सॉल्यूशन में एंटर करते जाएंगे हम कहेंगे वो सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। कब तक, टिल
अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो स्टूडेंट यहां से आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रेटर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के सरफेस को हिट करेंगे और वो सारे मॉलिक्यूल्स गैस के जो सॉल्यूशन के सरफेस को हिट करेंगे वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेंगे और सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते जाएंगे, जिससे सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा टिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इसका क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं कि एज द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्रेशर गैस का इंक्रीज करता जाएगा उतना ज्यादा क्वांटिटी में गैस जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती जाएगी एट अ गिवन टेम्परेचर। इट मीन्स दैट mass of the gas that can be dissolved in a given volume of the liquid solvent at a given temperature, that mass of the gas जो given volume of the liquid solvent में dissolve होगी at a given temperature, that is directly proportional to the pressure of the gas। होप करता हूं स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मेरी एक्टिविटी नंबर 2 में आपने देखा है जैसे जैसे हम गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सॉल्यूशन के सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे और वो सॉल्यूशन में एंटर करते जाएंगे और सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते जाएंगे। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गैस जो होगी वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती जाएगी। इट मींस मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर of the gas over the surface of the liquid. This is also known as Henry's law given by Henry in the year of 1803। तो इन एक्टिविटी से हम अब कंक्लूड करेंगे स्टेटमेंट हेनरीज लॉ का। तो देखते हैं स्टूडेंट सभी बोर्ड पे देखिएगा। हेनरीज लॉ स्टेट दैट द मास ऑफ अ गैस dissolved in a given volume of a liquid solvent at a given temperature, at a given temperature, थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट करूंगा मैं, is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid। होप करता हूं ये समझ आएगा, present in equilibrium with the liquid। मालूम है ना आपको ये जो लिक्विड है ये जो सोल्यूशन है बच्चे, ओके सोल्यूशन, और ये जो गैस है सोल्यूशन के अंदर जो गैस डिसॉल्व है और ये जो ऊपर उसके गैस है दे विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो कुछ ऐसा मैंने कहा द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो सिंपल, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में गैस को किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, आप जितना ज्यादा प्रेशर का गैस लेंगे ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड आप उतनी ज्यादा क्वांटिटी में गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं इन दैट लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। दिस इज हेनरीज लॉ। तो मैथमेटिकली देखते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए मैथमेटिकली वेरी सिंपल स्टूडेंट। M means mass of the gas which will be dissolved in certain volume of the liquid solvent directly proportional to pressure of the gas। और याद रखिए गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं, आपको मालूम है ये। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ mass of the gas is directly proportional, mass of the gas that can be dissolved in a liquid solvent is directly proportional to pressure of the gas taken over the surface of the liquid, or M equals to Kp। What is K? K is a proportionality constant। K is a proportionality constant और K का जो वैल्यू है नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है वेयर M इज द मास ऑफ द गैस जो हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ओके। और उसके बाद स्टूडेंट P जो होगा
दैट विल बी दी, खुद आना चाहिए आपको, P विल बी दी प्रेशर ऑफ द गैस एंड K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है K, इसका वैल्यू डिपेंड करता है 3 पॉइंट्स पे, नेचर ऑफ द गैस पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे एंड टेम्परेचर पे। तो इस तरह अभी तक हम मैथमेटिकल रिलेशन किए, m इक्वल्स टू K इंटू P। m is the mass of the gas that can be dissolved in a given volume of the liquid solvent. K is the proportionality constant and P is the partial pressure of the gas taken over the liquid solvent. तो अब हम इस सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन टर्म्स में स्टडी करने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन मालूम है आपको, मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम एक्स लेते हैं। नाउ दिस सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो स्टूडेंट मैं गैस के लिए सिंबल यूज करूंगा ए, कैपिटल ए। अगर हमारा गैस लेट अस सपोज ए है, तो फिर ए गैस का जो मोल फ्रैक्शन है दैट विल बी एक्स ए। मोल फ्रैक्शन हमें इंडिकेट करेगा कि गैस के कितने मोल्स लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। सो नाउ लेट अस एक्सप्रेस सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो सभी बोर्ड पे लिखिएगा, इफ solubility is expressed in terms of mole fraction of the gas, और गैस को हम A सपोज कर रहे हैं, then according to Henry's law, मैंने H लिखा है, H means Henry's law। तो हम solubility को एक्सप्रेस कर रहे हैं in terms of mole fraction of the gas, then what will be the Henry's law? Very simple student। उस समय आपको m की जगह, m है मास ऑफ द गैस, फिर हम मास ऑफ द गैस फाइंड आउट नहीं करेंगे कितना मास ऑफ द गैस डिसॉल्व हुआ, फिर हम फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो डिसॉल्व हुआ। तो m की जगह हम काय ले लेंगे, यानी कि x ले लेंगे। देन फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, गैस को मैं a मान रहा हूं, देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। कुछ मुश्किल नहीं है, m जो है आपको इंडिकेट कर रहा है मास ऑफ द गैस डिसॉल्व। लेकिन जब आप सॉल्युबिलिटी को मास की रिस्पेक्ट में नहीं, जब आप सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, तो फिर हम यहां n की जगह XA यूज करेंगे। XA हमें इंडिकेट करेगा कि कितने मोल्स जो हैं A गैस के वो डिसॉल्व हुए हैं लिक्विड सॉल्वेंट में। तो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हेनरीज लॉ स्टूडेंट क्या होगा, m की जगह XA इक्वल टू KP। देख लीजिए यहां पे दैट XA मोल फ्रैक्शन ऑफ द A गैस इक्वल्स टू K। अब स्टूडेंट यहां में मैंने इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए K के ऊपर हमने यहां पे डैश लगा लिया है, K डैश इनटू PA। XA क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस A। K डैश क्या है, वही से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। और PA क्या हो गया, PA हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A। तो यहां कांस्टेंट को K को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने K डैश ले लिया। अब स्टूडेंट यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, हम PA का वैल्यू निकालेंगे। और यहां से पहले एक लाइन में स्टेटमेंट आपको बता दूं, यहां पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। यहां पे देख लीजिए, chi A mole fraction of the gas is directly proportional to partial pressure of the gas। क्या नहीं निकल रहा है इसका, गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट, आप उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस उस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पाओगे। यहां देख लीजिए PA एंड
sorry, PA and XA mole fraction, they are directly proportional to each other. अब मैं स्टूडेंट यहां क्या करूंगा, ये जो K डैश है इसको मैं इक्वालिटी के इस तरफ ले आऊंगा, और जब मैं K डैश को इक्वालिटी के इस तरफ ले आऊंगा तो आप देखेंगे K डैश XA के डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा XA मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A अपॉन K डैश इक्वल्स टू PA। इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां लिखा है मैंने ये, और PA इक्वल्स टू 1 अपॉन K डैश इंटू XA, ये और ये दोनों सेम है। देख लीजिए स्टूडेंट, PA इज इक्वल टू, ये जब मल्टीप्लाई करोगे XA अपॉन K, XA अपॉन K डैश, तो इसको मैंने थोड़ा हटकर यहां पे लिखा है कि XA अपॉन K डैश इज इक्वल टू PA। कैसे ये ऑब्टेन किया, हमने K डैश को इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट किया, फिर इसी को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया PA इज इक्वल टू 1 अपॉन K डैश इनटू XA। और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 अपॉन K डैश जो है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। आई रिपीट, 1 अपॉन K डैश जो है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KH से। तो देख लीजिए स्टूडेंट, R यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 1 अपॉन K डैश इज इक्वल टू KH हेनरीज कांस्टेंट, सो PA इज इक्वल टू 1 upon K dash, 1 upon K dash is KH into XA, where KH is equal to, KH is equal to हो गया 1 upon K dash K, and this KH is called as Henry's constant, and this is the most important relationship of Henry's law. PA is equal to KH into chi XA. KH is Henry's constant. वैल्यू डिपेंड करता है इसका नेचर ऑफ द गैस पे, नेचर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्या स्टेटमेंट है स्टूडेंट, मुझे बताइए। PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, और यहां से भी स्टूडेंट आप सीधा सीधा आंसर देख सकते हैं कि PA प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। क्या मीनिंग है इसका, जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट, आप उतना ज्यादा मोल्स जो है ए गैस के डिसॉल्व कर पाओगे, क्योंकि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, पार्शियल प्रेशर गैस का और गैस का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग हायर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, हायर विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस हायर होने का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर उतने ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो है वो डिसॉल्व्ड है। दिस इज हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो देखिएगा आप, यही मैंने थोड़ा बहुत यहां लिखा है, वेयर PA is the partial pressure of the gas above the solution, thus Henry's law can also be stated। अब हम हेनरीज लॉ को स्टेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि मैं इसी रिलेशन को यूज कर रहा हूं। ये हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द वेपरस फेज is directly proportional to the mole fraction of that gas in the vaporous phase। कुछ ऐसा, partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of that gas। तो देख लीजिए स्टूडेंट, Henry's law in terms of mole fraction, the partial pressure of a gas in the vapor phase, और गैस का नाम मैंने A दिया तो PA is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। आप बोलेंगे सर आपने KH कहां रखा, ये तो कांस्टेंट है ना, हेनरीज कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है तो फिर टर्म्स तो दो ही बची, एक PA और एक XA। PA वेपर, PA प्रेशर, पार्शियल प्रेशर गैस का, और XA मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्यूशन में। जितना ज्यादा गैस का वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, यानी कि उतने ज्यादा मोल्स ऑफ द गैस जो होंगे वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। सो हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या बताया मैंने आपको, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर
of a gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the vapor phase. तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट हम, मैं होप करता हूँ आप ध्यान देंगे यहाँ पे। अभी अभी हमने स्टडी किया, थोड़ा सा ध्यान देना। PA partial pressure of the gas A equals to KH Henry's constant into XA mole fraction of the gas। स्टूडेंट में तो देखना जरूरी है। यहां से आपको पता चलता है PA and XA are directly proportional to each other। PA and XA ये रिलेशन इंडिकेट करता है are directly proportional to each other। यहां पे हम हेनरीज लॉ की इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। दोबारा से याद रखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन PA and XA are directly proportional to each other। तो हम इस स्टेटमेंट को हेनरीज लॉ के ग्राफिकली वेरीफाई करेंगे। हम XA that is mole fraction of the gas in the solution और PA partial pressure of the gas in solution दोनों के बिटवीन, और याद रखना वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन्ड है, दोनों के बिटवीन हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और आप देखेंगे when a graph is plotted between mole fraction and partial pressure in the graph a straight line with a slope is obtained, जैसा ग्राफ पे शो किया गया है। अब आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम दो क्वांटिटीज के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड इन द ग्राफ इफ यू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप लाइक दिस, इसका मीनिंग होता है कि जिन दो क्वांटिटीज के बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया गया है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन XA and PA and I say that in that graph you get a straight line with a slope, it means that XA and PA are directly proportional to each other। और यही स्टेट करता है हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और स्टूडेंट, ये जो ग्राफ का आपको स्लोप मिलेगा, जब आप इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, द स्लोप जो होगा इस स्ट्रेट लाइन का, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है विद अ स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे दैट स्लोप विल गिव अस द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, तो याद रखिएगा, तो ग्राफ के स्ट्रेट लाइन मिली, इसका मतलब कि PA एंड XA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप जो होता है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। एक और स्टूडेंट यहां से ही, उस पर मैं बाद में आता हूं। हमारे यूनिट्स क्या होंगे के एच के? वेरी सिंपल, PA पार्शियल प्रेशर, प्रेशर का यूनिट अगर आप एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये तो मोल फ्रैक्शन है XA, और मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, इसका कोई यूनिट है नहीं, मोल फ्रैक्शन है, इसका यूनिट नहीं है। KH का यूनिट आपने फाइंड आउट करना है, और इसका यूनिट अगर एटमॉस्फेयर है तो KH विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर। तो उस समय हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या हो सकता है? एटमॉस्फेयर। अगर आपका पार्शियल प्रेशर बार में है, या अगर आपने पार्शियल प्रेशर किलो बार में लिया है, तो उस समय आपका KH का यूनिट जो है एटमॉस्फेयर हो जाएगा, बार हो जाएगा, या किलो बार हो जाएगा। मतलब जो यूनिट आप पार्शियल प्रेशर का ले रहे हो वही यूनिट आपका किसका होगा? हेनरीज कांस्टेंट का। सो यूनिट्स ऑफ KH हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू जो भी PA का यूनिट है, इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, इसका कोई यूनिट नहीं, इसका यूनिट फाइंड आउट करना है, और इसका यूनिट जो भी लोगे वही यूनिट KH का आएगा, एटमॉस्फेयर आर बार आर किलो बार। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, इसी रिलेशन से मैं आपको KH का वैल्यू बताऊंगा, बड़ा मजेदार है, प्रोपोर्शनल कुछ खास पॉइंट स्टूडेंट देखिएगा। अगर मैं XA को इस तरफ ले आऊं तो XA जो होगा वो PA के डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा क्या रिलेशन बनेगा? KH इक्वल्स टू PA अपॉन XA।
तो स्टूडेंट यहां पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहां पे, जाने की के एच हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए क्या है? ये तो मोल फ्रैक्शन है, किसका? गैस का। कहां? सोल्यूशन में। और मोल फ्रैक्शन गैस का सोल्यूशन में यही हमें इंडिकेट करता है कि गैस कितना डिसॉल्व हुआ है, गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं। अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हाई होगा, हम बोलेंगे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं गैस के। अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा तो हम बोलेंगे कम मोल्स जो है वो गैस के सोल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं। लेकिन यहां देख लीजिए, एक्स ए मोल फ्रैक्शन एंड के एच दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हायर वैल्यू होगी किसकी? हेनरीज कांस्टेंट की, तो लोअर वैल्यू होगी मोल फ्रैक्शन की। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लोअर होने का मीनिंग क्या है कि कम क्वांटिटी ऑफ गैस डिसॉल्व करेगी। लगता है स्टूडेंट आप मेरी बात समझे। याद रखो, डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एच हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। आप मेरी बात नहीं समझे, या मैं कुछ और तरह से रखता हूं। डिफरेंट गैसेस जो हैं दे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एच इन अ गिवन सॉल्वेंट at same partial pressure and at same temperature। मतलब मैंने क्या कहा? सॉल्वेंट से, हर गैस का पार्शियल प्रेशर से, टेम्परेचर से, तो उस सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट गैसेस की जो स्टूडेंट के एच की वैल्यू होंगी वो डिफरेंट होंगी। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एच इन अ सेम सॉल्वेंट एट अ सेम पार्शियल प्रेशर एट अ सेम टेम्परेचर। और के एच का वैल्यू ही हमें इंडिकेट करता है कि गैस जो है वो एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर कम सॉल्युबल है या ज्यादा। लगता नहीं अभी भी आप समझ रहे हैं। आपको ये रिलेशन ध्यान देना है, के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए ज्यादा है तो गैस ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा उसके मोल सॉल्युबल है। एक्स ए का वैल्यू कम है तो गैस की कम नंबर ऑफ मोल सॉल्युबल होंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी गैस के लिए के एच का वैल्यू हायर है, किसी गैस के लिए के एच का वैल्यू हायर है, तो आप उसकी सॉल्युबिलिटी प्रिडिक्ट करिए। के एच का वैल्यू हायर तो एक्स ए का वैल्यू कम होगा। एक्स ए का वैल्यू कम होगा मतलब लेस नंबर ऑफ मोल्स गैस के डिसॉल्व होंगे सॉल्यूशन के अंदर। सो हायर द वैल्यू ऑफ के एच, lower the value of XA, lower the value of XA, lower will be the solubility of gas in the solution। तो मैं होप करता हूं स्टूडेंट आप यहां से समझेंगे कि जितना हायर वैल्यू आपको के एच का मिलेगा किसी भी गैस का, इसका मतलब होगा कि वो गैस उतनी कम सॉल्युबल है उस सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि ज्यादा वैल्यू के एच का होने का मतलब उस गैस का एक्स ए का वैल्यू कम है, और एक्स ए का वैल्यू कम का मतलब कि लेस नंबर ऑफ मोल्स उसके सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। तो अगर आपको डिफरेंट गैसेस के हेनरी कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर अवेलेबल हो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे, तो जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू हाई होगा वो कम सॉल्युबल होगी, और जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू कम होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगी। हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम, इसका मतलब एक्स ए ज्यादा मतलब वो गैस ज्यादा क्या होगी? सॉल्युबल होगी। यहीं से हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। यही मैं स्टूडेंट आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो देख लीजिए, नंबर 1, हालांकि एक मेरी एग्जांपल ले लीजिएगा पहले। ये मैंने एक एग्जांपल नोट करके रखी है, ज्यादा एग्जांपल्स मैंने ली नहीं है। वैल्यू ऑफ के एच हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इन वाटर एट 293 केल्विन इज 34.86 किलो बार। सुन क्या मतलब है? वाटर है, 293 केल्विन का टेम्परेचर है, 293 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर में हम 34.86 किलो बार प्रेशर की ऑक्सीजन जो है वो हम डिसॉल्व कर पाएंगे। ये मैंने यहां पे एग्जांपल दी है। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच स्टडी करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि के एच इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ अ गैस। देखो यहां लिखा है
हेनरीज कांस्टेंट KH, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस, मतलब इंडिकेट करता है कि गैस कम सॉल्युबल होगी या गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी। सो KH इज अ, हेनरीज कांस्टेंट इज अ फंक्शन, इंडिकेट करता है फंक्शन किसका, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस, कि नेचर लेस सॉल्युबल है, ज्यादा। एलैबोरेट किया गया है इसी को, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, अब तो बता दो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। कैसे स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था लेकिन आप मेरी बात समझते नहीं, यहां मैं आपको दोबारा नहीं देता हूं, क्योंकि जो KH का वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था अगर KH का वैल्यू ग्रेटर है तो मोल फ्रैक्शन कम होगी, मोल फ्रैक्शन कम होगी गैस की तो गैस कम सॉल्युबल होगी। तो यही तो मैं यहां पे कह रहा हूं स्टूडेंट, और यही क्या, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड वाइस वर्सा। जितना ग्रेटर KH का वैल्यू होगा उतना कम वैल्यू आपको XA का मिलेगा, और जितना कम वैल्यू XA का मिलेगा गैस उतनी कम सॉल्युबल होगी। रिवर्स ट्रू है, अगर आपको लोअर वैल्यू मिलती है KH की, लोअर वैल्यू KH का मिलने का मतलब XA मोल फ्रैक्शन का वैल्यू भी गैस का लोअर होगा, और गैस का अगर लोअर वैल्यू मिलता है अगर आपको किसका, KH का, तो मैं स्टूडेंट दोबारा बोलता हूं, अगर KH का वैल्यू अगर लोअर है, अगर KH का वैल्यू अगर लोअर है तो XA का वैल्यू हायर होगा, और अगर XA का वैल्यू हायर है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो शॉर्टकट पॉइंट नंबर 2 को कैसे कंक्लूड करूंगा, हाई वैल्यू अगर KH की होगी तो गैस कम सॉल्युबल होगी, लो वैल्यू अगर KH की होगी तो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी। क्यों, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है स्टूडेंट, देखिएगा, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अपने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां थोड़ा ध्यान से मेरी बातें समझिएगा, और फिर एक अच्छी एग्जांपल दूंगा। हमने आपसे कहा विद टेम्परेचर KH की वैल्यू में वेरिएशंस आती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करे तो KH का वैल्यू इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करे तो KH का वैल्यू भी डिक्रीज करता है। फिर आपने इसी को समझना है कि इसका क्या इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है। तो मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, KH का वैल्यू इंक्रीज करता है, और इससे गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। समझेंगे आप, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मैंने कहा हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और जब हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मोल फ्रैक्शन गैस का डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH का वैल्यू इंक्रीज करेगा, KH का वैल्यू इंक्रीज करने पर XA का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, और जब XA का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाएगी, तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अच्छा, अब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते चलो, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे यू विल गेट लोअर वैल्यू ऑफ KH। KH का अगर लोअर वैल्यू होगा तो नेचुरली अब XA का वैल्यू हायर हो जाएगा। XA का वैल्यू हायर होने का मतलब क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स गैस के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो टेम्परेचर इस तरह से अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड करे होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, KH इंक्रीज करेगा, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, KH का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, और KH का वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे। इसको एग्जांपल लेते हैं। आपको मालूम है वाटर बॉडीज में एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वाटर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं। स्टूडेंट, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है,
एक तरफ वो वाटर वार्म है और एक तरफ वो वाटर थोड़ा कोल्ड है। कोल्ड वाटर में एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर। अरे हेनरीज लॉ लगाओ ना यहां पे। मैंने क्या कहा, वाटर बॉडी है, अगर वो वाटर बॉडी थोड़ी वार्म है, जैसा हॉट सीजन में होता है, वार्म वाटर है, वार्म वाटर के अंदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, उनको मुश्किल आएगी ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में। लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर वही एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में इजी फील होता है। आइडिया लगाओ क्यों। देखें, जब थोड़ा क्लाइमेट कोल्ड है, वाटर कोल्ड है, टेम्परेचर थोड़ा कम है। जो वाटर का टेम्परेचर थोड़ा कम है तो उस वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी उसका KH का वैल्यू भी तो कम होगा। लो टेम्परेचर पे KH लो, हाई टेम्परेचर पे KH हाई। तो आइडिया लगाइए, अगर कोल्ड वाटर है तो KH का वैल्यू लो होगा, और जब KH का वैल्यू लो होगा तो जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का वो हाई हो जाएगा, क्योंकि KH और मोल फ्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कोल्ड बॉडी में, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे कोल्ड वाटर बॉडी में टेम्परेचर वहां पे वाटर का थोड़ा कम होगा, जिससे KH हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी कम होगा। हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम होने की वजह से वहां पे मोल फ्रैक्शन गैस का जो होगा वो ज्यादा होगा, और मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा होने का मीनिंग क्या है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वाटर। तो कोल्ड वाटर अगर वाटर बॉडी में है कोल्ड सीजन्स के अंदर, तो कोल्ड वाटर के अंदर क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिटिल बिट ऑफ वार्म वाटर। और जब क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है वाटर बॉडी के अंदर, तो जो वहां एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रीथ करने में, रेस्पायर करने में, सर्वाइव करने में इजी होगा। इसीलिए ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये थोड़े कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा इजीली सर्वाइव करते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर। यहां पे भी तो हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन होता है। तो हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करवा रहे थे हेनरीज कांस्टेंट के। हेनरीज कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। Lower is the value of the Henry's constant, greater is the solubility of the gas. कुछ मैंने आपको ये पॉइंट करवाया। और थर्ड मैंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, जिससे गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। और फिर मैंने आपसे कहा कि कोल्ड वाटर बॉडी में क्यों इजियर होता है सर्वाइव करना एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का, यहां पे भी हेनरीज कांस्टेंट का ही रोल है। तो लेट अस नाउ डिस्कस सम लिमिटेशंस एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ, और वो भी ब्रीफ में। मेन पार्ट हमारा हो चुका है। लिमिटेशंस में क्या बात करेंगे, ये लॉ फुलफिल होता है तब, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, ये लॉ ओबे होता है तब जब सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। आई से दैट दिस लॉ इज ओबेड व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। हम वही स्टडी करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर फुलफिल होंगी तो तभी ये लॉ ओबे होगा। नंबर 1, प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी वेरी वेरी लो एंड टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई। और अगर आपको याद हो, ये तो आइडियल गैस का कंडीशन है। एट अ वेरी लो pressure and at a very high temperature गैस ओबे करती है या बिहेव करती है like an ideal gas. So I mean to say this law will be applicable if the gas behaves like an ideal gas.
This means that we have to take the gas at a very low pressure and at a very high temperature. कुछ ऐसा ही मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है। द प्रेशर, तो कौन कौन सी द कंडीशंस, द हेनरीज लॉ विल बी ओबेड व्हेन इट follows, when it fulfills following conditions. Henry's law is obeyed when it fulfills following conditions. The pressure of the gas should be very low and temperature should be very high. That is, the gas should behave like an ideal gas. तो अगर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, only then this Henry's law will be applicable. ये मैंने आपके साथ कहा। नंबर 2, and that's also very simple. Henry's law तब applicable होगा if gas in the liquid solvent does not participate in the process of association or dissociation. अगर गैस का सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, देयर विल बी कंपाउंड फॉर्मेशन इन द लिक्विड सॉल्वेंट। इसका मतलब कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो अगर गैस ऐसी है कि वो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डालने पर लिक्विड सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करे, कंपाउंड बनाए, गैस का अंदर एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, इस केस में भी the Henry's law is not applicable. Gas should not take part in association or dissociation in the liquid solvent. There should be no compound formation with the liquid solvent. अगर गैस ऐसी है then Henry's law will be obeyed. तो स्टूडेंट हमने क्या लिखा है? The gas should not undergo dissociation or association in the solution. That is, it should not react with solvent to form compounds. तो ये दो कंडीशंस हैं, अगर फुलफिल होंगी तो गैस हेनरीज लॉ ओबे करेगी। नंबर 1, गैस शुड बिहेव लाइक अ आइडियल गैस, एंड नंबर 2, गैस शुड नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन. So these are the two big limitations of the law. So students, now let us discuss some applications of the law. एक एक लाइन में मैंने लिखी हैं, थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे इनको, तो देखिएगा क्या। हेनरीज लॉ, ये शायद आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। एक बार बोर्ड पे देखो, carbonated beverages. It is used in the formation of carbonated beverages. लिखा तो मैंने सिर्फ इतना ही है, इसी पे डिस्कस करेंगे। This law is used in the formation of carbonated beverages. मीनिंग क्या है इसका? ऐसे ड्रिंक्स जिन ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड है, such drinks are called as carbonated drinks. मार्केट के अंदर आपको काफी सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलेंगे। कुछ कंपनी के अगर मैं नेम ले लूं, पेप्सी, कोला, काफी ब्रांड्स मिलेंगे आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के। आपको ये भी मालूम है इनके अंदर गैस डिसॉल्व होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडा वाटर, सुना होगा आपने सोडा वाटर। प्लेन वाटर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, सोडा वाटर। हम यहां अपनी लोकल भाषा में इसको खारा सोडा भी बोलते हैं। दिस इज सोडा वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। बियर, जिसमें कुछ क्वांटिटी में अल्कोहल भी होता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऐसे जितने भी ड्रिंक्स हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है, इनको हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस कहते हैं। अब यहां हेनरीज लॉ कैसे एप्लीकेबल है? अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करना है सॉल्यूशन में,
तो हम सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काफी हाई प्रेशर में ले लेंगे। स्टूडेंट, ये वाली एक्टिविटी मेरी यहां थी। ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन वी विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट अ वेरी हाई प्रेशर। हम जितना हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे तो उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो सॉल्यूशन में, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह जब हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने होते हैं तो उन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करने के लिए हम वहां कार्बन डाइऑक्साइड को एट अ हाई प्रेशर लेते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आइए एक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल का बात कर लेते हैं। पेप्सी हुआ, कोई भी ड्यू, लिम्का, कुछ भी अपने चॉइस का। आप एक बॉटल देखिएगा सॉफ्ट ड्रिंक का, टॉप पे कभी देखिएगा थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी छोड़ा होता है। जहां पे वो सॉफ्ट ड्रिंक है ना बॉटल में टॉप पे, वहां और उसका जो ऊपर लिड होता है, ढक्कन, कैप, बीच में थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी होता है। क्यों? जब हम उस बॉटल को टॉप से सील करते हैं तो ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, वो जो एम्प्टी स्पेस है, वहां पे हम कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को वेरी हाई प्रेशर पे छोड़ देते हैं। व्हेन द बॉटल इज सील्ड एट द टॉप, तो वो जो सॉल्यूशन के सरफेस पे बॉटल में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस है ना, वहां पे हम कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को काफी हाई प्रेशर पे छोड़ देते हैं। बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होती रहती है। स्टूडेंट मेरी तरफ, जब हम उस कैप को ओपन करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही हम कैप ओपन करेंगे तो वो जो स्पेस थी ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, वहां पे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड था हाई प्रेशर का, कैप ओपन करते ही काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप आउट कर जाएगा। और अब ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर काफी कम हो जाएगा। और जब ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर काफी कम हो जाएगा तो जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अब वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक का जब आप वो सील ऊपर से ओपन करते हैं तो किस तरह से वो फिजल्स आउट होती है, बबल्स बाहर निकलते हैं। उस समय डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रही होती है ड्यू टू डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दिस होल एक्टिविटी हेनरीज लॉ इज यूज्ड। नंबर 2 बात करते हैं स्टूडेंट। हेनरीज लॉ इज ऑल्सो यूज इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। जो हमारे लंग्स हैं विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू, हमारे 2 लंग्स हैं स्टूडेंट, मालूम है ना आपको? उन्हीं 2 लंग्स के इन बिटवीन हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि लंग्स की फंक्शनिंग में ये हेनरीज लॉ कैसे एप्लीकेबल है। ध्यान देना है, ब्रीफ में है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर हायर होता है। आई रिपीट, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर हायर होता है। इसीलिए बिकॉज ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी लंग्स, ये क्विकली ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और ब्लड का हेमोग्लोबिन इसको क्विकली पिकअप करता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन को फॉर्म कर देता है। और यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन वाला ब्लड जो है वो फाइनली टिश्यूज में पहुंच जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। आई रिपीट, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। इससे क्या होगा? क्योंकि टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा वो क्विकली ट्यूशन के अंदर, वो जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा वो क्विकली टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कॉज करेगी। लगता नहीं मजा आया? तो मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हायर है लंग्स में,
इसीलिए हायर पार्शियल प्रेशर होने की वजह से लंग्स से ऑक्सीजन क्विकली ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी और ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म करेगी। ऑक्सीहेमोग्लोबिन टिश्यूज में पहुंचेगा बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन। टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो होगी वो ऑक्सीहेमोग्लोबिन से रिलीज होगी और टिश्यूज को अवेलेबल हो जाएगी और रेस्पिरेशन जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगी। यहां पे भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल हुआ। स्टूडेंट नेक्स्ट, क्लाइंबर्स। फॉर क्लाइंबर्स, जो पीपल क्लाइंब करते हैं, माउंटेनियर्स हायर हिल्स पे जाते हैं, और पीपल लिविंग एट हाई आल्टीट्यूड्स। ये ध्यान दीजिएगा, जो पीपल हाई आल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या जो माउंटेनियर्स हैं जो अक्सर हाई आल्टीट्यूड्स पे क्लाइंब करते हैं, हायर आल्टीट्यूड्स पे कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। मींस हायर आल्टीट्यूड्स पे कम प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और जब हायर आल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो लो क्वांटिटी में ही ऑक्सीजन बॉडी में डिसॉल्व होगा। ऐसे पीपल के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रहती है एंड दे मे सफर फ्रॉम अ डिजीज विच इज नोन एज एनॉक्सिया। मैं होप करता हूं आप ध्यान दे रहे होंगे। एनॉक्सिया, ये लिखा है मैंने, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, जो पीपल काफी हाई अल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिससे उनके ब्लड के अंदर कम ऑक्सीजन डिसॉल्व कर पाती है एंड एज अ रिजल्ट दे मे सफर फ्रॉम अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। और स्टूडेंट लास्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं। दिस कंसेप्ट ऑफ हेनरीज लॉ इज ऑल्सो यूज्ड इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग, ध्यान दीजिएगा, जब सी डाइवर्स सी में काफी डीप जाते हैं तो वहां पे प्रेशर काफी हाई होता है। मैंने कहा कि सी डाइवर्स हैं, काफी सी में डीप नीचे मूव किए और वहां पे प्रेशर हाई होता है। वेरी हाई प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में और ब्लड के बाकी फ्लूइड्स में काफी ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। डीप इन द सी pressure is high, so large quantity of nitrogen and oxygen get dissolved in the blood and the other body fluids. ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होगी वो बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस में यूज होगी, लेकिन नाइट्रोजन बॉडी के अंदर डिसॉल्व ही रहेगा। वो तो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज नहीं होता है। जो ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हुई वो तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन में यूज हुई, लेकिन जो इतना हाई क्वांटिटी में नाइट्रोजन डिसॉल्व हुआ वो बॉडी में डिसॉल्व ही रहता है, वो यूज नहीं होता। जब वही डाइवर ऊपर आते हैं सी के बाहर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वापस लौटते हैं तो डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन बबल्स प्रोड्यूस करती है बॉडी में। डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन बबल्स प्रोड्यूस करते हैं कब? जब सी डाइवर सी के सरफेस से बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आते हैं तो नाइट्रोजन बबल्स प्रोड्यूस करती है, और ये जो बबल्स नाइट्रोजन ने प्रोड्यूस किए ये नर्व इंपल्स को, ये बॉडी की नर्व इंपल्स को सीवियरली अफेक्ट करते हैं, और इससे सी डाइवर्स को एक डिजीज हो सकता है, एंड दैट डिजीज इज, मैंने बोर्ड पे लिख के रखा स्टूडेंट, डीकम्प्रेशन सिकनेस। दैट डिजीज इज डीकम्प्रेशन सिकनेस, और उसको हम बेंस भी कहते हैं, बेंस। तो सी डाइवर्स जो डीप जाएंगे उनको ऐसा ना हो, उनको डीकम्प्रेशन सिकनेस ना हो, उनको बेंस ना हो, इसलिए वो जो सिलेंडर कैरी करते हैं उन सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ क्वांटिटी में हीलियम को भी मिक्स किया जाता है। तो इस तरह ये कुछ एप्लीकेशंस थी हेनरीज लॉ की। तो याद रखिएगा, हेनरीज लॉ
सिंपली यही स्टेट करता है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर गैस का होगा ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन, उतना ज्यादा क्वांटिटी में या उतना ज्यादा मोल्स ऑफ द गैस हम डिसॉल्व कर पाएंगे गैस को उस सॉल्यूशन के अंदर। और अगर हमें गैस की सॉल्युबिलिटी को किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कंट्रोल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यूज किया जाता है दैट इज द प्रेशर। सो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ये सभी फैक्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी को हम हेनरीज लॉ की फॉर्म में स्टडी करते हैं। और दिस लॉ वाज गिवन इन द ईयर ऑफ 1803। तो मैं होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा। रिपीटेडली देखिएगा, वीडियोस थोड़े लंबे हैं, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिएगा और इस तरह ये जो हमारा चैप्टर था सॉल्यूशन, ये कंप्लीटली फिनिश होता है। तो थैंक यू और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।